Welcome to my channel Economic Success. Please like and subscribe my channel. In this video we will discuss about the remaining and last concept of game theory. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि फर्म्स एक दूसरे को कैसे चीट करती हैं, ठीक है, वो क्या क्या मूव्स अपनाती हैं और क्या कैसे कैसे वो एक दूसरे को चीट करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था प्रिजनर डायलेमा के बारे में, जिसमें दो जो प्रिजनर्स हैं वो एक दूसरे को चीट करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देखना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अब हम ये स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट से। इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्टेल। कार्टेल क्या है? हमारा गुट होता है जिसमें क्या करती हैं कि बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए एक गुट बना लेती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो डिसाइड करती हैं कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन जो है करनी है, कितना प्राइस रखना है और कितनी उन्होंने सेल करनी है। वो उन्होंने पहले से उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया होता है, लेकिन उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाती है लॉन्ग टर्म में। क्या करती है कि फर्म्स थोड़े टाइम के लिए तो एक दूसरे का साथ देती हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाता है कि नहीं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है अगर हम जो उन्होंने प्राइस डिसाइड किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में उससे कम प्राइस रख के अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लें, तो हमारा जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये जितनी भी फर्म्स उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हैं वो सभी यही सोचती हैं, और ये मेंटेलिटी है सभी की। हम यही सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो किसी को क्या पता चलेगा, ठीक है। ऐसा सोचते सोचते वो एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, चीट। सभी के सभी चीट करते हैं और उनका वो डिसीज़न सबसे गलत होता है, ठीक है। अब ये देखो, इन जनरल कार्टेल एग्रीमेंट्स आर इकोनॉमिकली अनस्टेबल इन दैट देयर इज़ एन इंसेंटिव फॉर मेंबर्स टू चीट बाय सेलिंग एट बिलो द कार्टेल्स एग्रीड प्राइस और सेलिंग मोर देन द कार्टेल्स प्रोडक्शन कोटास. Many cartels that attempt to set product prices are unsuccessful in the long term. जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वो मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं। कैसे? या तो वो एग्रीड प्राइस से कम प्राइस रख लेते हैं और उससे वो अपनी प्रोडक्शन को सेल करते हैं, या फिर वो उस जो उन्होंने प्राइस डिसाइड किया उसी प्राइस पर ज़्यादा प्रोडक्शन को सेल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे टेबल के अकॉर्डिंग। इस टेबल में देखिए, ये हमारी फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है। फॉर्म बी का हम चेक करेंगे रो वाइज और फॉर्म ए को चेक करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये हमारा चीट है और ये इसका चीट है। अगर फॉर्म बी चीट करती है तो फॉर्म बी को 5 लाख मिलेगा, और अगर फॉर्म ए भी चीट करती है तो उसे भी 5 लाख मिलेगा। अगर हम कॉपरेशन की बात करें, अगर फर्म ए भी कॉपरेट करे, यहाँ से देखो, ये भी कॉपरेट करे और ये भी, तो दोनों को 15 लाख मिलेगा। लेकिन दोनों की मेंटेलिटी यहाँ पर क्या है, दोनों ये सोचेंगी कि उसको दूसरे को क्या पता चलेगा। अगर मैं ये प्राइस रख लेता हूँ, इस प्राइस पर मैं अपनी प्रोडक्शन सेल कर देता हूँ, या फिर अपने जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दे देता हूँ इस प्राइस पर, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचते सोचते वो दोनों एक दूसरे को ही चीट करेंगे। वो उसको चीट करेगा, वो अपना प्राइस कम कर लेगा और वो अपना प्राइस, या फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन को सेल कर देगा और दूसरा भी कर देगा, ठीक है। इस तरह से फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, चीट कर देती हैं, ठीक है। अब हम इसे एक डायग्राम से देखेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, ये फॉर्म ए का पैनल है, ये बी का, और ये दोनों का जो प्लस है। हम जानते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारी एम आर और एम से इक्वल होती है वहाँ पर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ पर हमारा ई पॉइंट पर डिसाइड हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस है वो डिसाइड हुआ ओ पी, ठीक है। ये हमारा प्राइस डिसाइड हो गया ओ पी, और इस प्राइस पर उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारी फर्म ए है वो ओ क्यू जो है, ओ क्यू
ओ क्यू जो आउटपुट है वो सेल करेगी और फर्म जो बी है वो भी ओ क्यू बी, ठीक है। और दोनों को मिलाकर हमारी टोटल इतनी ओ क्यू जो बड़ा क्यू है वो हमारी प्रोडक्शन बन जाएगी। लेकिन दोनों क्या करेंगी, ऐसा नहीं करेंगी, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। जैसे कि हमने पहले ही देखा, वो क्या करेंगे कि इस प्राइस पर, जितना प्राइस है उस पर वो इतनी इतनी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, अपना ये वाला जो प्रॉफिट है उसे ज़्यादा लेने के लिए। अगर वो ओ क्यू बी ये जो है पहले वाली उससे ज़्यादा वो ओ क्यू बी जो है इतनी प्रोडक्शन, ये टोटल इतनी हुई, ये वो सेल करते हैं तो उन्हें ये वाला जो डार्क पोर्शन है ये प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, इस प्राइस पर, ओ पी प्राइस पर। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर वो ये इतनी प्रोडक्शन सेल करता है तो उसे भी ये फॉर्म बी को भी इतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को चीट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाता है। इस तरह से वो एक दूसरे को चीट करते हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट है रिपीटेड गेम्स एंड टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। इसके अलावा एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए चीट करने के अलावा वो और भी बहुत सारी मूव्स जो हैं वो चलती हैं। जैसे कि एक है रिपीटेड गेम और दूसरी है टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। पहले हम देखेंगे रिपीटेड गेम्स। रिपीटेड गेम्स में क्या होता है, रिपीटेड गेम्स कैप्चर द आइडिया दैट अ प्लेयर विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट the impact of his or her current action on the future actions of other players. This impact is something called his or her reputation. Single stage game और single shot game are names for non-repeated games. क्या होता है कि इसमें गेम को रिपीट किया जाता है। एक होती है जिसमें पहले एक नंबर की टर्न थी और दूसरे की, फिर दूसरे की टर्न आ गई और उसके बाद गेम ख़त्म हो गई, ये तो होती है नॉन रिपीटेड गेम। लेकिन जो हमारे पास रिपीटेड गेम है वो होती है कि जैसे पहले 1 की टर्न आई फिर 2 की, ये बार बार रिपीट होगा, फिर 1 की फिर 2 की फिर 1 की फिर 2 की। तो इससे क्या होगा कि उनको एक दूसरे का जो फ्यूचर एक्शन है वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उससे उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रिपीटेड गेम्स, ठीक है। देन हमारे पास है टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी, जिसे हम बोलते हैं जैसे को तैसा, ठीक है। इसमें ये चीटिंग को रोक सकती है किसी हद तक। अगर जैसे कि एक ने प्राइस कम कर दिया तो इससे दूसरा क्या, उस दूसरे का नुकसान हो गया, तो नेक्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट बारी में वो क्या करेगा, जो दूसरा था, जैसे कि हमारे पास फर्म ए और फर्म बी है, पहल इसने अपना प्राइस लो कर दिया तो इसका नुकसान हो गया बी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में वो क्या करेगा, बी भी वैसा ही करेगा, वो ए से और कम प्राइस रख देगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि दोनों का लॉस होता जाएगा, दोनों ही लॉस जो स्ट्रेटजी है उस पर जाएंगे, दोनों ही कम कम करते जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को बार बार बदला लेने के लिए, जैसे को तैसा करने के लिए। तो इससे दोनों फर्म्स जो हैं वो किसी हद तक कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर एक दूसरे का डर होगा कि अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो नेक्स्ट बारी मेरी आने वाली है, मेरा प्राइस उसने मेरे प्राइस से भी लो रख देना है, ठीक है। जैसे कि टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनातोल रैपोपोर्ट। ये सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस की थी एनातोल रैपोपोर्ट ने, who develop a strategy in which each participant in an integrated prisoner's dilemma follow a course of action consistent with his opponent's previous turn. For example, if provoked, the player subsequently respond with retaliation. If unprovoked, the players cooperate. तो ये प्रिजनर डायलेमा की तरह होता है कि अगर तुमने कन्फेस कर लिया तो फिर मैं भी कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये सच्चाई बोल दी तो मैं भी बोल दूँगा, बचोगे तुम भी नहीं, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि अगर एक प्रवोक करेगा तो फिर दूसरे का भी नुकसान होगा। अगर दोनों ही एक दूसरे को प्रवोक ना करें, दोनों ही एक दूसरे को उकसाएं ना, तो क्या होगा कि दोनों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रिजनर डायलेमा में पढ़ा कि अगर वो दोनों ही कन्फेस ना करते, वो भी नहीं मानता कि मैंने ये क्राइम किया और दूसरा भी नहीं मानता, तो दोनों को सज़ा कम होनी थी या फिर होती ही नहीं। लेकिन एक दूसरे को चीट कर गए तो दोनों को सज़ा भी मिली लेकिन ज़्यादा मिली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम ये देखते हैं टेबल के ज़रिए। टेबल है हमारे पास, ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है। इसमें हम देखें कैसे टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है। तो क्या है कि ये हमारा रो वाइज ए है और कॉलम वाइज हमारे पास बी है। अगर ए भी लो प्राइस रखे और बी भी लो प्राइस रखे तो दोनों को 10-10 लाख मिलता है। दूसरी ओर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर ये भी हाई प्राइस रखे और ये भी, तो दोनों को 50-50 लाख। लेकिन ऐसे वो करते ही नहीं, एक दूसरे से वो कोऑपरेट ही नहीं करते। ठीक है, वो अपनी चलाते हैं। इसमें क्या होगा कि वो ये वाली स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं। ये जो है क्रॉस में क्या है कि अगर ए ने हाई प्राइस रखा, ए का हाई प्राइस हुआ, वो उसे -50 मिले। क्यों? क्योंकि बी ने वहाँ पर क्या रख दिया, लो प्राइस रख दिया। ये देखिए, उसने क्या किया, उसने प्राइस लो कर दिया तो उसे 100 मिल गया। लेकिन उसका प्राइस हाई था तो उसके पास कस्टमर जाएंगे ही नहीं। जिसके पास कम प्राइस पर हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसके पास जाते हैं। जिसने हमसे ज़्यादा वहाँ पैसा मांगा तो उसके पास हम जाएंगे नहीं। और एक बार ये कर देगा वैसे ही, नेक्स्ट बारी ये भी करेगा। वो उसने देख लिया कि तुमने प्राइस कम कर दिया, मुझे नुकसान हो गया, तो नेक्स्ट बारी फिर बी की है, तो नेक्स्ट बारी उसने क्या किया, इसने प्राइस लो रख दिया और फॉर्म बी का प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया। उसने 100 किया तो उसको -50 मिले। तो इस तरह वो क्या करते हैं, टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी होती है, जिससे वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब उनको नुकसान होने, जैसे उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो नेक्स्ट टर्न में मुझे नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मूव्स। उसके अलावा एक दूसरे को चीट करने के अलावा, प्राइस कम करने के अलावा, प्रोडक्शन ज़्यादा सेल करने के अलावा कुछ और मूव्स भी होती हैं जिससे वो फर्म्स एक दूसरे को डीमोटिवेट करने की कोशिश करती हैं। तो वो जो है वो 3 हमारे पास हैं। पहली है कमिटमेंट, थ्रेट एंड क्रेडिबिलिटी। तो इसमें क्या करता है कि फर्म एक दूसरे को धमकी देती है। जैसे कि एक फर्म जो बहुत स्ट्रांग है, वो जो न्यू फर्म आई है या फिर थोड़ी सी वीक फर्म है, उसे धमकी देगी कि अगर तुमने इससे ज़्यादा प्राइस रखा तो मैं तेरी फर्म को बंद करवा दूँगा। ये तो होगी कमिटमेंट, इसने बोल दिया। या फिर धमकी देगा कि ऐसा किया तो मेरी हिस्ट्री चेक कर लेना, मैंने बहुत सारी फर्म्स को बंद करवाया है। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर उसमें क्रेडिबिलिटी होगी, अगर उसमें सच्चाई होगी कि उसने ऐसा वाकई में किया है। अगर जस्ट उसने कमिटमेंट की, जस्ट उसने धमकी दी कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसकी पिछली हिस्ट्री में भी उसने बहुत सारी फॉर्म्स को ऐसे धमकी दी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया कि उनकी फॉर्म बंद की हो या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री में ये होगा कि उसने बहुत सारी फॉर्म्स ऐसे बंद करवाई है, उन्हें नुकसान करवाया है, तो वो जो फॉर्म को धमकी दे रहा है वो डर जाएगी, तो वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगी। तो फॉर्म्स में, इंडस्ट्रीज़ में ऐसा भी होता है, बिज़नेस में ऐसा भी होता है, एक दूसरे को धमकी भी दी जाती है। जो थोड़ा सा वीक होता है उसे वो डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है एंट्री डिटरेंस। एंट्री डिटरेंस का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि कभी कभी क्या होती है कि न्यू फर्म्स जो एंट्री करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि एक हमारे पास होती है इंडस्ट्री, ठीक है, और इंडस्ट्री के नीचे आती हैं फर्म्स को मिलाकर बनती हैं इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फर्म्स हैं
तो और भी बहुत सारी फर्म्स उसमें एंटर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे मान लो कि अगर एक इंडस्ट्री में 10 फर्म्स हैं, एक नई और आना चाहती है, उसमें ऐड होना चाहती है, लेकिन ये जो 10 हैं वो उसे एंटर करने से रोकती हैं, उसे हम बोलते हैं डिटरेंस, उसे अंदर नहीं आने देती। जैसे कि अंदर नहीं आने देती का मतलब क्या हुआ कि उसे उस इंडस्ट्री का पार्टनर नहीं बनने देती। क्यों? क्योंकि अगर पहले 10 थे तो उनका प्रॉफिट डिवाइड था, अगर एक और आ गया उसमें प्लस हो गया तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी तो कम होगा। तो उसे रोकने के लिए वो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज़ एक दूसरे के जो कहते हैं कि रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इन बिजनेस स्ट्रेटेजिक एंट्री डिटरेंस रेफर टू एनी एक्शन टेकन बाय एन एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैंने बोल दिया पहले की जो फर्म्स, उसकी जो पार्टनर पहले से हैं वो नए पार्टनर को बनने से रोकती हैं। इन अ particular market that discourages potential entrants from entering into competition, that market barriers to entry are sometimes deemed anti-competitive and can be subjected to various competition laws। तो इससे रोकने के लिए बहुत सारे लॉ भी बनाए गए हैं, लेकिन फर्म्स ऐसी करती हैं, किसी और फर्म को अंदर आने से रोकती हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये है हमारे पास फर्म ए है, ये एग्जिस्टिंग है, पहले से उस इंडस्ट्री में है, और फर्म बी यहाँ पर आना चाहती है। तो उसे रोकने के लिए ये दो स्ट्रेटजीज़ अपनाएगी, एक ये लो प्राइस, एक और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस। तो इससे क्या, लो प्राइस, ठीक है, लो प्राइस अगर फर्म आई तो उसने वो ये दिखा देंगे कि इस इंडस्ट्री का तो प्राइस ही बहुत लो है। तो इससे क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि इससे तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, वो सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट तो नेगेटिव चला जाएगा, तो वो यहाँ से स्टे आउट हो जाएगा, तो वो यहाँ से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में वो ये भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि हाई प्राइस। तो एक जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख सकती है, ठीक है, वो बोलेगी कि हम तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखेंगे। लेकिन अगर कोई न्यू जो फर्म एंटर करती है तो उसे स्टेबल होने के लिए उसे थोड़ा अपना बिजनेस जो डेवलप करने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लो प्राइस रख ले और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख ले। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम मीडियम जो है वहाँ पर चलते हैं कि ना हम बहुत ज़्यादा प्राइस रखेंगे हाई और ना बहुत ज़्यादा लो प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, या तो उन्हें दिखा देगी कि हम प्राइस तो बहुत लो रखते हैं, या फिर दिखाएंगे बहुत हाई, तो इससे वो जो है वो वहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, and this is the last topic of our game theory, and I hope you understand the whole concept of game theory. Please like and subscribe my channel, and in my next video we will discuss about the classical and Keynesian theories difference. ठीक है, then okay, thank you so much.